जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है सूक्ष्म जीव मैक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग इस वीडियो में मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और यह कहाँ पाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, यह हमारा दोस्त है या दुश्मन है। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और जीव मतलब एक प्राणी यानी कि वह भी एक जीव है। मैक्रो का मतलब होता है छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। मैक्रो दो तरह के होते हैं, एक होता है MICRO मैक्रो और एक होता है MACRO मैक्रो। आई वाला मैक्रो जो है, आई वाला, इसका मतलब होता है छोटा और ए वाला मैक्रो है, इसका मतलब होता है बड़ा। तो हम लोग यहाँ पर आई वाला देख रहे हैं मैक्रो, तो ये हो गया छोटा यानी कि सूक्ष्म जीव। यह इतने छोटे होते हैं जिसे हम लोग डायरेक्ट अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी हम लोग इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मतलब खाना बच गया हो या फिर हम लोग फल को काट के छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ घंटों के बाद या 1 से 2 दिनों के बाद उसमें जो है वो अपघटित होने लगता है, यानी कि डिकम्पोज होने लगता है, जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट आँख से नहीं देख सकते हैं। तो वह एक ऐसा जीव है जिसको हम लोग डायरेक्ट अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी या फिर हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। तो ये हो गया सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हम लोग 4 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं। सूक्ष्म जीव को हम लोग कितने वर्ग में बांटते हैं? तो 4 वर्गों में बांटते हैं। एक हम लोग देखते हैं कवक, दूसरा में हम लोग देखते हैं जीवाणु और थर्ड में होता है प्रोटोजोआ और एक लास्ट जो होता है यह है शैवाल। एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव हम लोग देखते हैं, मतलब एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव वो बेसिकली जीव है। जब तक वो अकेले है, स्वतंत्र है, तब वो जीव के जैसा बिहेव नहीं करता। लेकिन जब किसी सजीव के बॉडी में यानी सजीव के शरीर में वह जब प्रवेश करता है तो वह एक जीव की तरह यानी कि सजीव की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम लोग उसको देखते हैं, तो वो है विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, विषाणु। तो यह एक अन्य प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये जब स्वतंत्र रहेगा तो इसको हम लोग, ये स्वतंत्र रहता है तो ये एक निर्जीव के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जब ये किसी सजीव प्राणी में चला जाएगा तो यह एक जो है वो सजीव की तरह ही बिहेव करने लगता है, लेकिन से ये भी क्या है कि जीव है। तो हम लोग ये चारों के बारे में पढ़ेंगे, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। कवक को हम लोग बोलते हैं फंगस, इंग्लिश में से फंगस कहा जाता है। जीवाणु को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है, प्रोटोजोआ। और शैवाल को हम लोग बोलते हैं एल्गी। ये चारों को हम लोग देखेंगे। तो कवक के बारे में जानेंगे, जीवाणु के बारे में जानेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे और शैवाल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कवक का खोज किसने किया, जीवाणु का खोज किसने किया, प्रोटोजोआ का खोज किसने किया और शैवाल का खोज किसने किया। तो हम लोग देखते हैं कि कवक का खोज जो है ये बिगर रासमुसेन किया था। बिगर रासमुसेन, इसे हिंदी में लिख देते हैं, बिगर रासमुसेन। और जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी ल्यूवेनहॉक ही किया था, इसका भी ल्यूवेनहॉक। और एल्गी का खोज जो किया था वो F.E. फ्रिट्ज। फेलिक्स इग्यूल फ्रिट्ज, यानी इसको हम लोग F.E. फ्रिट्ज याद रखना है। तो कवक का खोज बिगर रासमुसेन किया था, जीवाणु का खोज और प्रोटोजोआ दोनों का एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और शैवाल का खोज किया था F.E. फ्रिट्ज। तो ये हम लोग इसका खोजकर्ता को जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि कवक को, जीवाणु को, प्रोटोजोआ को और शैवाल को, ये सभी के बारे में हम लोग, जिसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कवक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो कवक का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। इसे हम लोग राइजोपस भी कहते हैं, राइजोपस।
पस। उसके बाद आ गया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलम, 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 ये जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ये कवक का ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड नाम से ही सुनने में आ रहा है कि ब्रेड मतलब कि रोटी, ब्रेड के ऊपर जब हम लोग ब्रेड को छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें वाइट कलर का जो है वो जाली नुमा आकृति बना लेती है, जो हम लोग राइजोपस के द्वारा होता है, इसे हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। पेनिसिलियम भी एक कवक है और एस्परजिलम भी जो है वो कवक होता है। हम लोग जीवाणु के बारे में देखते हैं तो जीवाणु दो तरह के हम लोग देखेंगे। एक होता है छड़नुमा जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, और दूसरा हम लोग देखते हैं अस्पायरल, अस्पायरल जीवाणु, अस्पायरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु और अस्पायरल जीवाणु। छड़नुमा जो है वो सीधा रहेगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग फिगर में देखिए। छड़नुमा जीवाणु का आकृति यहाँ देख लीजिए और अस्पायरल जीवाणु का भी आकृति यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो जीवाणु है। प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे हो जाएगा हम लोग का प्रोटोजोआ में हम लोग देख लेते हैं अमीबा, अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग 7 क्लास में पढ़ चुके होंगे या उसके पहले 6 में पढ़ चुके होंगे, 6 में या फिर 7 में तो है ही। 7 में आप लोग पढ़े होंगे अमीबा के बारे में। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ है। और हम देखते हैं अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी जो है वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में आते हैं। आप यहाँ पर तीनों का फिगर देख सकते हैं, अमीबा, नेक्स्ट पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया को फैलाने का काम करता है, जो मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी कि एनाफ्लीज मच्छर, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है उसके बॉडी पर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चिपका हुआ रहता है। जब ये किसी भी व्यक्ति को डंक लगाता है तो ये प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में पहुंच जाता है और ये जो है यही मलेरिया का कारक हो जाता है। अब शैवाल को हम लोग देखते हैं। शैवाल जो है वो है क्लेमाइडोमोनास, 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 और एक है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ये दोनों का भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अब हम लोग ये देखते हैं विषाणु। विषाणु का आप लोग चित्र भी सिर्फ देख लीजिए। विषाणु के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, लेकिन विषाणु यह भी एक मतलब जीव की तरह ही बिहेव करता है जब किसी सजीव में प्रवेश करता है तो, और जब तक ये प्रवेश नहीं करता है तब तक ये निर्जीव की तरह बिहेव करता है। तो वायरस को आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, वायरस कोरोना वायरस की तरह है, और कुछ वायरस जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। ये दोनों वायरस के मतलब ये फिगर है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इतने छोटे होते हैं जिसे हम लोग अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये प्रोटोजोआ को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, और एक अन्य प्रकार का है जिसे हम लोग वायरस कहते हैं, यानी कि विषाणु। प्रोटोजोआ का खोज जो है ये बिगर रास्मुसन, कवक का खोज जो है वो बिगर रास्मुसन किया था, जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक, प्रोटोजोआ का खोज ल्यूवेनहॉक और शैवाल का खोज एफी फ्रिट्ज किया था। कवक में जो है वो ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस, दोनों सेम होता है। ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड पर जो उगता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, बाकी इसका नाम है राइजोपस। और पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलम, ये कवक है। जीवाणु में छड़नुमा जीवाणु और स्पाइरल जीवाणु, ये जीवाणु हो जाता है। और प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। शैवाल में आप लोग देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये 4 तरह के जो है ये सूक्ष्मजीव हैं। अब इसे हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, आखिर ये सूक्ष्मजीव कहाँ रह सकता है, इसके रहने के लिए वह कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए, कौन सा इसका क्लाइमेट होना चाहिए, जलवायु होना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो है ये किसी भी जलवायु में सर्वाइव कर सकता है। सूक्ष्मजीव
यह जो है ये शीत, शीत मतलब ठंडी, वर्षा यानी कि बारिश में भी, चट्टान, चट्टान, दलदल क्षेत्र यानी दलदल क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्मी, पानी, मिट्टी तथा सभी सजीव के शरीर में पाए जाते हैं। देखिए यह जो है वो शीत मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्फीली क्षेत्र है, वर्षा मतलब बारिश वाला, चट्टान दलदल क्षेत्र, उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, पानी में मिट्टी तथा सभी सजीव के शरीर के, यानी सूक्ष्म जीव के लिए जीवित रहने के लिए कोई ऐसा जलवायु नहीं है जहाँ ये नहीं पाया जाता है। यह एकदम कह सकते हैं कठजीव इतना होता है कि ये किसी भी प्रकृति में पाया जा सकता है, यह कोई भी नेचर में आसानी से ये सर्वाइव कर लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में भी बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, मतलब सूक्ष्मजीव पाया जाता है। बरसात का दिन हो, ठंडी का दिन हो, चट्टान हो, पानी हो, समुद्र हो, या फिर हम लोग हवा में भी देख सकते हैं, पानी में भी देख सकते हैं, हर जगह पर सूक्ष्मजीव जो है वो सर्वाइव मतलब कि जीवित रह सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसा फिक्स जगह नहीं है जो यहाँ पर ये नहीं रह सकता है। हाँ, किसी भी क्षेत्र में मतलब संख्या इसका ज़्यादा हो सकता है, किसी क्षेत्र में संख्या इसकी कम हो सकती है। जैसे नमी वाले बरसात के समय में ये जो कवक होता है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जबकि गर्मी के दिन में कुछ कम हो जाएगा, ठंडी के दिन में कुछ हल्का और कम रहेगा, लेकिन ये सभी मौसम में सर्वाइव कर लेता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कवक जो है, कवक और जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, इसमें से जो अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अमीबा, अमीबा अकेले रहता है क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा अकेले तथा कवक, जीवाणु, ये सभी जो है ये समूह में रहते हैं, समूह में। ये सभी समूह में रहते हैं, यानी कि अमीबा अकेले रहता है, जबकि कवक, जीवाणु और ये प्रोटोजोआ जो है शैवाल जो है ये सभी समूह में रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये कवक को जैसे ब्रेड मोल्ड, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रेड मोल्ड में राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड पाया जाएगा यानी राइजोपस पाया जाएगा, वहाँ पर जो है एक रहेगा तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं। जब ये संख्या इसकी इतनी अधिक हो जाती है लाखों करोड़ों के आसपास में, तब वो थोड़ा सा हम लोग को थक्का टाइप का की जाली नुमा आकृति जैसा दिखने लगता है, तो ये समूह में रहेगा। जबकि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव भी है और ये अकेले भी रहना पसंद करता है या अकेले सर्वाइव कर सकता है, जबकि ये सभी अपने समूह में रहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सूक्ष्मजीव और हमारे बीच में यानी कि हम लोग मनुष्य के बीच में और सूक्ष्मजीवों के बीच में क्या इससे संबंध है, यानी इससे यह हमारे लिए फ़ायदा है या फिर हमारे लिए हानिकारक है। तो हम लोग देखते हैं कि फ़ायदा और हानिकारक क्या है। चलिए तो देखते हैं हम लोग सूक्ष्मजीव और हम लोग में और सूक्ष्मजीव में क्या संबंध है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग दोनों के बीच में ये फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। तो सूक्ष्मजीव जो है हम लोग, ये हम लोग का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्मजीव जो है ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक है और कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो हम लोग फ़ायदे वाला जो रहेगा उसको हम लोग मित्रवत बोलेंगे, यानी कि वो हमारे लिए मित्र है, और जो हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा, हानिकारक पहुंचाएगा, वो हमारे लिए शत्रु है। तो जो मतलब सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाता है उसे हम लोग मित्रवत बोलते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव। तो हम लोग ये पहले देखते हैं पहला नंबर में मित्रवत सूक्ष्मजीव। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें से पहला स्थान पर ए नंबर में कि मित्रवत सूक्ष्मजीव आखिर ये हमारे लिए कैसे है। तो सूक्ष्मजीव के द्वारा हम लोग जैसे दूध से दही में परिवर्तन करना सूक्ष्मजीव के द्वारा, ब्रेड बनाना सूक्ष्मजीव के द्वारा, इसका उपयोग हम लोग औषधि बनाने में यानी कि दवाइयाँ बनाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग, कॉमर्शियल पर्पस से इसका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे शराब वगैरह बनाना
एसिटिक अम्ल बनाना, ये सभी जो है अल्कोहल बनाना, ये सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनेगा। इसका उपयोग जो है वो कुक्कुट आहार यानी कि पशुओं को कुक्कुट आहार जो खिलाया जाता है उसमें भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, जिससे उसमें फैलने वाला रोग से बचाव होता है। फिर जैसे हम लोग कुछ औषधि का नाम बताया, जैसे प्रतिजैविक हम लोग उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी होता है, तो हम लोग वहाँ पर एंटीबायोटिक का दवा लेते हैं, तो वो भी एक सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनाया गया है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि ये क्या करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दूध एवं दही तथा ब्रेड बनाना। दही तथा ब्रेड बनाना। तो आप लोग जानते हैं कि दही बनाना की प्रक्रिया क्या है और ब्रेड बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क यानी कि दूध को हम लोग गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद उसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं और उसमें हम लोग पहले से कोई एक्स्ट्रा दही होता है या फिर दही से बनाया हुआ जो मट्ठा है यानी वो भी दही का ही प्रकार है, तो उसको हम लोग हल्का सा उसमें मिला देते हैं यानी कि दूध में मिला देते हैं। अब जब दूध में मिला दिया जाएगा तो वो 7 से 8 घंटा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। अब यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कुछ वर्ड को, जैसे लैक्ट, यहाँ पर क्या आ गया लैक्ट। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा किससे, लैक्टिक अम्ल। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, लैक्टिक अम्ल। और यहाँ तो देख लिए कि दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए लैक्टोबैसिलस। अब अगर हम लोग दूध की शुद्धता, यानी जैसे कोई दूध खरीद रहा है, किसी दूसरे घर से दूध खरीद रहा है, तो वहाँ देखेंगे कि दूध वो शुद्ध है या फिर मतलब पानी मिलाया हुआ है या फिर नहीं मिलाया हुआ है। तो इसके लिए एक यंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से पता चल जाता है कि उस दूध में पानी कितना मिलाया गया है, मतलब परसेंटेज में पता चल जाता है कि यह कितना मतलब उसमें पानी मिला दिया गया है। तो जैसे हम लोग कभी किसी से दूध खरीद रहे हैं, अगर अपने अड़ोस पड़ोस से खरीद रहे हैं, अब हो सकता है कि वो उसमें पानी मिला दिया हो और वो डुप्लीकेट दूध बेच रहा हो, मतलब अशुद्ध बेच रहा हो। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि उसमें पानी मिलाया हुआ है? तो हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये यंत्र है, इससे हम लोग पता कर लेंगे कि दूध में पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ से लैक्ट से हम लोग याद रखना है, लैक्टोबैसिलस दही में परिवर्तन कर देता है। लैक्टिक अम्ल दूध को जब खट्टा, जैसे दूध है और वो खट्टापन आ गया उसमें, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और दूध की शुद्धता जो है वो है लैक्टोमीटर। आप लोग इसे यहाँ पर याद कर सकते हैं ये तीनों को। चलिए तो ये दोनों हम लोग मिटा देते हैं अभी, और हम लोग ये जानेंगे पहले कि दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रेड बनाना। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग मैदा का उपयोग करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। तो जब हम लोग ब्रेड को गूँथते हैं तो उसमें हम लोग ईस्ट मिला देते हैं, ईस्ट। और ईस्ट यह क्या है, कवक है। ईस्ट क्या है, कवक। अब इस ईस्ट को हम लोग उस मैदा में, मतलब कि मैदा में हम लोग मिला देंगे ईस्ट प्लस मैदा, और इसे हम लोग कुछ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मतलब गर्म पानी में से मिला दिया जाएगा तो और अच्छा है, क्योंकि गर्म जगह से जो कवक होता है वो तेज़ी से रेस्पिरेट करता है, यानी कि श्वसन करता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई बर्तन है, इसमें हम लोग आटा को गूँथ के रख दिए, इस बर्तन में आटा को हम लोग गूँथ के रख दिए और इसको हम लोग आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ दिए। अब जब आधे घंटे ढक कर छोड़ देंगे तो इसके अंदर में जो ईस्ट है वो श्वसन करेगा, यानी कि रेस्पिरेट करेगा। रेस्पिरेट करने के दौरान जो है वो इसमें से निकलेगा CO2। क्या निकलेगा, CO2। अब क्योंकि ऊपर का लेयर जो है वो ढका हुआ है
अब अंदर में भी या ऊपर से, तो ऊपर वाला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, बाकी जो अंदर में जो CO2 जो निकल रहा है वो यहीं पर मौजूद हो जाएगा। तो ये गैस है, गैस तो उठना चाहेगा, निकलना चाहेगा, तो क्योंकि यहाँ से वो बाहर का लेयर को तोड़ करके निकल नहीं पाएगा, तो उसका आयतन को बढ़ा देगा। तो जब हम लोग आधे घंटे के बाद देखेंगे इसी बर्तन में हम लोग, तो इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें जो गूथा हुआ आटा था उसका जो गोला, वो गोला से अपना आयतन को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। यह किसी कारण से, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। अब इसे हम लोग छोटे छोटे लोइया में मिला करके ब्रेड बना दिया जाएगा। अब ये जो ब्रेड बनेगा, तो इसीलिए ब्रेड में आप लोग देखेंगे कि बीच बीच में बहुत सारा गैप होता है। अगर हम लोग एक कटोरा में दूध निकालेंगे और एक ब्रेड को डालेंगे तो पूरा दूध वही सोख लेता है, मतलब उसी में गैप में चला जाता है, इतना उसमें स्पेस होता है। तो ये किसके कारण से होगा, तो ईस्ट यानी कि मैदा के कारण से होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मजीव का उपयोग जो है, ये दही और ब्रेड तो बना लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी कि बेचने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। तो वाणिज्यिक हम लोग कहते हैं बिजनेस करने वाले को। तो अभी ये जो सूक्ष्मजीव है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ये आज से नहीं, ये प्राचीन समय से ही इसका उपयोग होते आ रहा है शराब बनाने में। इसका उपयोग जो है वो शराब बनाने के लिए एल्कोहल और एसिटिक अम्ल, ये तीनों चीज़ का उपयोग किया जा रहा है वाणिज्यिक पर्पज से। अब शराब बनाना है, अल्कोहल बनाना है और ये एसिटिक अम्ल बनाना है, तो इसका उपयोग हम लोग सूक्ष्मजीव का ही उपयोग होता है। जब तक सूक्ष्मजीव उसमें नहीं रहेगा तब तक ये शराब या अल्कोहल या एसिटिक अम्ल का उपयोग यानी मतलब फॉर्मेशन यानी बनाना नहीं हो सकता है। ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल, जैसे अगर अल्कोहल आपको बनाना है तो क्या करना है कि पहले लेना है चीनी, और चीनी में हम लोग डाल देंगे ईस्ट यानी कि कवक। तो चीनी में ईस्ट डाल करके और हम लोग इसमें पानी से मिला देंगे, और इसे हम लोग 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये जब 1 से 2 घंटा के लिए हो जाएगा, या 1 घंटा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 घंटा के आसपास, तो चीनी और ईस्ट पानी में मिला करके हम लोग छोड़ देंगे। ये 1 घंटा के बाद जो है वो अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। ये अल्कोहल बन के तैयार है। अब इसका गंध जो भी होगा वो एकदम अल्कोहल की तरह एकदम आएगा, इसका स्मेल जो होता है गंध, ये कंप्लीट अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रक्रिया को यानी कि चीनी को और ईस्ट को अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, प्रक्रिया किण्वन, या इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इंग्लिश वर्ड हो जाएगा और किण्वन उसका हिंदी है। इसका खोज जो है वो लुई पाश्चर किया था। लुई पाश्चर यानी कि किण्वन का खोज यानी कि अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया था, यानी कि किण्वन का खोज किसने किया, लुई पाश्चर। ये किया था 1857 में। कब किया था, 1857 में। ये आप लोग को याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इससे हो सकता है, या फिर किण्वन का खोज किसने किया, या किण्वन का खोज कब हुआ। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि किण्वन का खोज लुई पाश्चर 1857 में किया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई, तो यहाँ पर आप लोग ये नोट कर लीजिए और ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग सी में देखते हैं कि मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी कि अभी हम लोग तो मित्रवत वाला देख रहे हैं, तो इससे अब हम लोग देखते हैं कि कुछ औषधि बनाया जाएगा। औषधि निर्माण, हम लोग औषधि जीव का उपयोग जो है वो औषधि निर्माण मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो औषधि निर्माण में हम लोग देखेंगे कि पेनिसिलिन एक औषधि है, ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक होता है ये। तो प्रतिजैविक क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रतिजैविक जो है, जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं
तो जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग के शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है और वो हमारे शरीर को कमज़ोर बना देता है। तो उससे लड़ने के लिए हम लोग के शरीर में कुछ जो है वो लाभदायक सूक्ष्मजीव होता है, हानिकारक आएगा तो हम लोग को बीमार कर देगा। और जब जो हमारे शरीर में मौजूद जो लाभदायक सूक्ष्मजीव है वो हानिकारक को मारना चाहेगा। तो अगर ये कभी हल्का पड़ जाए, मतलब अंदर का जो सूक्ष्मजीव है वो हल्का पड़ जाए, तो वो तो इसको मार करके और वो जीत जाएगा और वो हम लोग को बीमार कर देगा। तो उससे ताकतवर बनाने के लिए, यानी कि जो कमज़ोर था इसको ताकतवर बनाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो भी एक क्या सूक्ष्मजीव, और ये लाभदायक सूक्ष्मजीव है, अब हानिकारक वाला को मारेगा। तो ये जो सूक्ष्मजीव होता है ये पेनिसिलिन है, और ये सूक्ष्मजीव उसको मार करके भगा देगा और हम लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रतिजैविक होता है, प्रतिजैविक हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में रोग को मारने के लिए उत्पन्न किए जाने वाले रोग क्षमता को, यानी कि रोगाणु क्षमता को मारने के लिए जो उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिजैविक बोलेंगे। तो पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन के बाद हम लोग ये देखते हैं, पेनिसिलिन का कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और एक है एरिथ्रोमाइसिन, यही हम लोग लिख देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों जो है वो पेनिसिलिन है। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया। तो पेनिसिलिन का खोज जो है यहाँ हम लोग लिख देते हैं, पेनिसिलिन का खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कब किया था, तो ये किया था 1929। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अब लगभग 100 वर्ष होने वाला है 4 साल के बाद। अभी 2025 है तो 29 में 100 वर्ष हो जाएगा। 1929, 2029, 4 साल के बाद 100 साल हो जाएगा। तो 100 साल पहले जो लगभग है, 100 साल पहले पेनिसिलिन का खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन जो है ये हम लोग का इन्फेक्शन से रोकता है, जैसे किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे रोकेगा। जबकि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, हल्का फुल्का बुखार हो तो उसको ये रोकने का काम करता है। ये दवा का नाम है, एसिट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि कुछ प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो कुछ प्रतिजैविक में जो है वो पेनिसिलिन भी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। लेकिन जब पूछेगा कि पहला प्रतिजैविक का खोज या पहला प्रतिजैविक का नाम क्या है, तो वह है पेनिसिलिन। इसका खोज भी बता दिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये कब किया, 1929 में। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए औषधि निर्माण। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये और क्या सूक्ष्मजीव जो है वो मित्रवत कैसे है। हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्मजीव जो है वो हमारे लिए मित्र कैसे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी नंबर, मतलब अगला नेक्स्ट जो भी होगा यहाँ औषधि की, यानी कि औषधि निर्माण के बाद जो अगला पॉइंट जो है ये हम लोग देखते हैं टीकाकरण। टीका हम लोग लिखते हैं टीका को हम लोग बोलते हैं वैक्सीन। आप लोग इंजेक्शन लेते हैं वही टीका है, सुई लेना टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कहलाता है। तो वैक्सीन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यानी कि टीका क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम लोग का शरीर में रोग कारक जीवाणु यानी कि रोग कारक सूक्ष्मजीव हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अब ये प्रतिरक्षी उत्पन्न कैसे करेगा, तो ये प्रतिरक्षी उत्पन्न कराने के लिए हम लोग अपने शरीर में प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिरक्षी ज़्यादा उत्पन्न होता है और वो रोग कारक सूक्ष्मजीव को मार देता है। तो जब हम लोग कभी भविष्य में कोई बीमारी हम लोग के शरीर पर अटैक होते हैं कि 2019 या 20 के आसपास जो कोरोना वायरस आया था, तो ये कोरोना वायरस जो था ये हानिकारक सूक्ष्मजीव है, ये हमारे लिए रोग कारक था, यानी हम लोग को बीमार कर दे रहा था। तो उससे लड़ने के लिए हम लोग जो है वो वैक्सीन ले रहे थे। अब ये जिसे हुआ था वो तो ले ही रहा था और जिसे नहीं हुआ था उसे भी दिया गया था। जैसे हम लोग को भी नहीं हुआ था उस टाइम, कोई कोरोना वायरस हम लोग घर में थे तो कोई दिक्कत नहीं था,
जो बाहर में था, जो एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा हुआ, उसे ये वैक्सीन मतलब वायरस जो है वो ज़्यादा प्रभावित किया। हम लोग तो घर में आ गए थे, लॉकडाउन हुआ, घर में हम लोग चले आए अपना, तो घर में आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग को 18 वर्ष या उससे ऊपर वाले लोगों को एक वैक्सीनेशन किया गया, कोविशील्ड और एक था कोवैक्सीन। ये दो मतलब इस दवा का नाम था, वैक्सीन का नाम था कोविशील्ड। तो हम लोग को उसमें 2 डोज दिया गया बिना कोई मतलब का, मतलब हम लोग को कोरोना वायरस हुआ भी नहीं था। फिर भी हम लोग को अगर इन फ्यूचर में कभी वो वायरस हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोग पहले से वो प्रतिजैविक ले करके रखे हैं, अभी भी लेके हैं। अभी भी अगर वायरस आता है तो हमारा शरीर उसको क्या करेगा, मार देगा वहाँ पर, उससे लड़ने की क्षमता जो है वो अपना बढ़ा लेगा। तो प्रतिजैविक हम लोग पहले ले चुके हैं। ये जब लिए थे हम लोग को तो बुखार आ गया था, रात भर हम लोग परेशान हो गए बुखार के कारण, क्योंकि हम लोग का कोई बुखार नहीं था पहले से, ना सर्दी खांसी कुछ नहीं। और जब ये वैक्सीन लिए तो हम लोग को बुखार आ गया। इससे हम लोग को ये संकेत था कि जब हम लोग शरीर में ये वैक्सीनेशन करवाएं तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में वो लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लिया है। अब ये एक संकेत था कि ये काम कर गया, यानी कि हमारा शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गया। अब कभी वायरस अगर ये प्रवेश करता है तो वो उसे क्या करेगा, मार देगा। तो ये टीका जो है वो इसी तरह से कुछ काम करता है कि इससे हम लोग जब कोई बीमार नहीं रहते, जैसे छोटे बच्चों में भी आप दे सकते हैं पोलियो को दवा, पहले जो है वो ड्रॉप के द्वारा दिया जा रहा था, वो भी एक टीका ही था। 1 बूंद 2 बूंद दिया जाता था ये पोलियो का दवा, जो आंगनबाड़ी में जो है वो वहाँ का जो सहायिका लोग जो होती है वो अपना एक बड़ा सा बक्सा टाइप का था पहले, और उसे उसमें से 2 बूंद जो है वो दिया जाता था छोटे बच्चों लोग को, 6 साल से नीचे वाले को। ये और ये एक वैक्सीन था, यानी कि टीका था। अब जो है वो तो ओरल था वो, अब जो है वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जा रहा है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। आप लोग यहाँ कभी देखे होंगे कि यहाँ हल्का सा आप लोग का जो है वो मार्क होगा, चिन्ह होगा यहाँ पर, जो आप लोग बचपन में लिए होंगे बाह में, मतलब इसी साइड में। हाँ, तो ये जो है वो बच्चा बीमार नहीं होता था, फिर भी उससे जो है ये टीका दे दिया जाता था, ताकि भविष्य में कभी पोलियो के द्वारा या कोई दूसरे कारक मतलब सूक्ष्मजीव के द्वारा अगर उसके शरीर में प्रवेश भी कर जाता है तो वो पहले से प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रख लेगा और उसे मार गिराएगा। तो ये टीका होता है। तो इसमें कौन कौन सा बीमारी है टीका से ठीक होने, हैजा, क्षय रोग, क्षय रोग को हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी हो गया, चेचक इत्यादि, इतने हम लोग देखते हैं इत्यादि। ये सभी जो है वो टीका से ही ठीक होता है। हैजा हो जाएगा, कॉलेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, टीबी हो गया, चेचक, ये चिकन पॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं चेचक, छोटी माता बड़ी माता, आप लोग जो गांव देहात तरफ जो है वो छोटी माता, हम लोग छोटी माता के नाम जानते हैं। जब ये किसी को चेचक होता है तो हम लोग बोलते हैं माता जी का डेरा हो गया, या फिर छोटी माता के नाम जानते हैं हम लोग। तो ये चेचक है, ये भी क्या है, सूक्ष्मजीव है। देखिए हैजा, क्षय रोग जो होता है टीबी, अभी भी मतलब ये अब तो कुछ कम हो गया, लेकिन भारत में जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 1 लाख मतलब 1 लाख या उससे अधिक लोगों की मृत्यु जो है वो प्रत्येक वर्ष टीबी के कारण होता है, यानी कि क्षय रोग के कारण होता है। और ये चेचक, चिकन पॉक्स। अब यहाँ से हम लोग चेचक का देखते हैं। चेचक का जो टीका था ये सर्वप्रथम सबसे पहले चेचक की टीके की खोज हम लोग यहाँ लिख देते हैं, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, और ये किया था 1798 ईस्वी में। चेचक का टीके की खोज एडवर्ड जेनर 1798 में इसका खोज हो चुका था, चेचक का खोज हो गया था। तो ये था टीका। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टीका के बाद ई नंबर में, आगे नेक्स्ट नंबर में यह जो है ये हमारे लिए और क्या फ़ायदा करता है कि मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जिसको हम लोग कहेंगे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। आप लोग देखेंगे कि मिट्टी में सूक्ष्मजीव के द्वारा जो है वो उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई खेत में या फील्ड में सही से खेती नहीं हो पा रही है तो हम लोग वहाँ पर जो है वो दलहन पौधा लगाते हैं। कौन सा पौधा? दलहन पौधा मतलब दाल वाला, जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये मटर हो गया, बीन हो गया, ये सभी जो है वो दलहन पौधा का एग्जाम्पल। इसे यहाँ कुछ लिख देते हैं, चना, अरहर, मूंग,
मसूर, ससुर लिखा रहा है मसूर, मसूर। और भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं, और क्या हो जाएगा, मटर, मटर। ये सभी जो है वो लेग्यूमिनस पौधे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेग्यूम, लेग्यूम, लेग्यूम प्लांट, पौधा लिख देते हैं लेग्यूम पौधा, लेग्यूम पौधा। यानी कि हम लोग दलहन वाले पौधा को हम लोग लेग्यूम प्लांट कहते हैं। लेग्यूम प्लांट का पहचानने का एक अच्छा मतलब स्रोत है, क्या करना है कि जैसे आप चना, अरहर हो या मूंग मसूर जो भी हो, इसको आप लोग चना को जड़ के सहित इसे उखाड़िए। यानी ये चना है, इधर इसका प्लांट लगा हुआ है, इसका प्लांट लगा हुआ है, पत्तियां इधर है, इसे जड़ के सहित इसे कबाड़िए। तो जड़ में जब इसको कबाड़िएगा तो देखिएगा कि जड़ के बीच में कहीं कहीं आप लोग को गांठ की आकार मिलेगा, गुठली टाइप का बीच बीच में, यानी इसका जड़ में जो है वो गुठली टाइप का आकृति मिलेगा। उसी में जो है वो कुछ सूक्ष्मजीव पाया जाता है, और कुछ उस सूक्ष्मजीव का जो नाम है वो है राइजोबियम, राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो भी एक जीवाणु ही है, यानी कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ये जीवाणु है। यही जो है वो नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है और हवा के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश करती है, और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस पदार्थ में ये कन्वर्ट करता है, मतलब बदल देता है। और जो नाइट्रोजेनियस पदार्थ होता है ये प्लांट को दे देता है, क्योंकि इसका जड़ में है तो उसे प्रभावित कर देगा। और नाइट्रोजन जो है ये पौधा को पोषक तत्व कहलाता है, यानी जितना नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा प्लांट उतना तेज़ी से ग्रोथ करता है, यानी कि बढ़ता है। तो ये पौधा जो है वो राइजोबियम जीवाणु इसको नाइट्रोजनियस सब्सटेंस देगा, यानी कि पदार्थ देगा, और ये तेज़ी से वृद्धि कर जाएगा। और इसके बदले में ये जो अपना भोजन बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, वो कुछ भोजन अपना राइजोबियम जीवाणु को भी देगा। ये दोनों एक दूसरे का मतलब हेल्पर होता है, सहायता करने वाला। तो ये राइजोबियम जीवाणु के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। अब हम लोग एक लास्ट जो है वो देखते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण की स्वच्छ, पर्यावरण की स्वच्छता, स्वच्छता पर्यावरण को स्वच्छ करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने घर से साग सब्जी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, या फिर बचे हुए खाना भोजन, या फिर कोई ऐसा जानवर है जो मर गया हो जिसे हम लोग मिट्टी में मतलब दफना दिए, या फिर उसे हम लोग ऐसे ही फेंक दिए, या जंगल में कोई जानवर मर गया हो, तो जो शिकारी मतलब कि मांसाहारी होते हैं वो तो उसे खा करके कुछ खत्म कर देंगे, बाकी जो अवशेष उसका बच जाएगा, ये छोटे सूक्ष्मजीव के द्वारा ही इसे खा करके, यानी कि अपघटित करके, और उसे पर्यावरण को स्वच्छ बना देगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सांप ही मर गया, अब सांप मर गया उसे हम लोग कहीं फेंक दिए, अब फेंकने के बाद जो है वो उसे सड़ने गलने के बाद स्मेल आते रहेगा, तो जो सूक्ष्मजीव है उसे धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज कर देगा, यानी कि अपघटित कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा जो सांप बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, वहाँ का वातावरण जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो सूक्ष्मजीव का उपयोग जो है वो पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी उपयोग करता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका, मरे हुए जानवर, मरे हुए जानवर, और हम लोग देख लेते हैं पेड़ पौधा का अवशेष, पेड़ पौधा का अवशेष। तो सब्जी साग का छिलका, फल का छिलका, मरे हुए जानवरों हो गया, पेड़ पौधे का अवशेष जैसे उसका पत्तियां हैं, वो भी अगर पत्तियों को आप लोग देखेंगे कि गर्मी के दिन में बहुत सारे पेड़ पौधे जो है अपना पत्तियों को झाड़ देते हैं। अब वो कहीं जा कर के गड्ढा वगैरह में जमा हो गया, बरसात में पानी नहीं आएगा, उसमें अब ज़्यादा सूक्ष्मजीव जो है वो उत्पन्न होंगे, और वहाँ पर पत्तियों को सड़ा गला करके और वो खाद में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। तो ये पर्यावरण को भी स्वच्छ करने में मदद करता है। तो इस वीडियो में आज तक हम लोग मतलब अभी यहीं तक देखते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि सूक्ष्मजीव का जो शत्रु हमारे लिए कैसे है, वो बीमारियां कैसे फैलाता है।
तो इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पस है कि आप लोग जो 8 क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोग को जो है वो सारा चीज़ जो कंटेंट है वो दिया जाएगा, चाहे वो साइंस का हो या इकोनॉमिक्स का हो या फिर ये ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वीडियो के द्वारा आप लोग देख सकते हैं घर बैठे। इसका कोई चार्ज आप लोग को नहीं लगेगा, फ्री में है। और इसका PDF जो है वो बना करके और इससे हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड करके PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।